आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की जब भी बात आती है तो मोनेरा से हमेशा आपको कंपेयर करना चाहिए, है ना। इसको किससे कंपेयर करना चाहिए बच्चों? मोनेरा से, जिसका कंपैरिजन हम लोगों ने बहुत आसानी से फर्स्ट वाले पार्ट में पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। देखिए, किंगडम मोनेरा के खास बात क्या है कि ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। और प्रोटिस्टा की क्या खास बात है? ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन मोनेरा क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। तो ये मोनेरा जो होते हैं प्रोकैरियोट होते हैं और ये यूकैरियोट होते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है सेल के बनावट में। मोनेरा और प्रोटिस्टा के सेल के बनावट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। समझ में आ गया ना? तो आपको हमेशा मोनेरा और प्रोटिस्टा का ये डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रख पाएंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे। Am I clear? So, all single celled eukaryotes are placed under protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. मतलब ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि वो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म प्लांट होगा या एनिमल होगा। ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। इसमें दोनों ही इंक्लूड हैं। प्लांट्स के भी कुछ आपको स्पीसीज देखने को, जीनस फाइलम देखने को मिलेंगे और एनिमल के भी कुछ आपको जीनस फाइलम स्पीसीज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा है ना, कि इसमें बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें केवल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स होंगे या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बाउंड्री डिफाइन नहीं है और इसीलिए बाद में ना आपको पता है कि 5 जो किंगडम क्लासिफिकेशन है वो केवल आप 11th में पढ़ रहे हो और इसको एक दो जगह और फॉलो किया जाता है। बाद में ना इसको मॉडिफाई करके हटा दिया गया। हालांकि आपके नीट एग्जामिनेशन में, क्योंकि एनसीईआरटी से आना है, ये एकदम याद रखिएगा, नीट एग्जाम में एनसीईआरटी से आना है तो आपको बायो की एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए और इसकी एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। वी इंक्लूड, यानी इस प्रोटिस्टा में हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। सो वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स अंडर प्रोटिस्टा। ये आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन है, याद रखेंगे। किसका बेटा? आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन है, जिसे हम 5 किंगडम सिस्टम भी कहते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। एकदम क्लियर है? ओके, गुड। नाउ अब यहां पे इस स्टोरी को पढ़िए और फिर इसको मैं आराम से एक्सप्लेन करूंगा। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना बच्चों? बिल्कुल लेके ही बैठना। बीइंग यूकैरियोट्स, द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, है ना। इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, जबकि मोनेरा में न्यूक्लियस एब्सेंट होता था। क्या होता था बेटा? एब्सेंट होता था। समझ में आ गया? ओके, गुड। सो बीइंग यूकैरियोट, इट कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, ठीक है ना। न्यूक्लियस भी होगा और अदर ऑर्गेनेलिज भी होंगी जिनमें साफ सुथरी मेम्ब्रेन की बाउंड्री होगी, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन की बाउंड्री हो या डबल मेम्ब्रेन की बाउंड्री हो, लेकिन बाउंड्री निश्चित रूप से होगी। जबकि
मोनेरा में ऐसी कोई बाउंड्री देखने को नहीं मिलती थी। आया समझ में? ओके, तो ये तो इनकी हो गई सेल की बनावट, सेल की बनावट यानी आप कह सकते हो स्ट्रक्चर। ठीक, अब इनके लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन बड़ा ही डाइवर्स टाइप का है यहाँ पे, वेरी डाइवर्स लोकोमोशन टाइप, है ना बच्चों? कुछ में फ्लैजिला होता है, कुछ में सीलिया होता है। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, और कुछ तो यहाँ पे सोल जेल वाली थियरी एक आती है जिसमें साइटोप्लाज्मा के बाहर निकलने से मूवमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया टाइप मूवमेंट, स्यूडोपोडिया टाइप मूवमेंट। तो स्यूडोपोडिया टाइप मूवमेंट भी होता है, फ्लैजिला का मूवमेंट भी है, सीलिया का मूवमेंट भी है। अच्छे से समझ में आ रहा ना? अभी हम एक एक करके आराम से डिस्कस करेंगे। पहले छोटा छोटा आउटलाइन, खासकर ये एनसीईआरटी की आउटलाइन है, तो इसको तो आपको एकदम याद ही होना चाहिए। ठीक, नाउ प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस। अब ये वाली जो पैराग्राफ है ये रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। अभी हम इस हर एक को ना एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल जो एनसीईआरटी की लाइन से पहले उसको फिनिश करते हैं। प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा reproduce asexually and sexually by the process of involving cell fusion and zygote formation, है ना? तो एक ठीक ठाक रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा और सेल फ्यूजन भी देखने को मिलेगा। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी भी कैसा है? अभी भी प्रिमिटिव टाइप का है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हो गया है, स्टिल इट इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली यहाँ पे बाइनरी फिजन ज्यादा देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। तो यहां तक कहीं कोई दिक्कत या आसानी से समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब ये क्राइसोफाइट्स है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आइए किंगडम प्रोटिस्टा के डिटेल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीप कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं एक यूकैरियोटिक सेल ही ड्रॉ कर देता हूं। तो बीच में बेटा क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, यूकैरियोटिक सेल। अब न्यूक्लियस है तो इसकी बाउंड्री भी है। ये मान लीजिए कि हमने एक एनिमल सेल बनाया है। वैसे तो आपको पता है कि प्रोटिस्टा में एनिमल प्लांट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम एक एनिमल सेल ही देख लेते हैं। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर होगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बीच में आपके जो होंगे वो क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन्स, ठीक है बेटा। इसमें अंदर जो प्लाज्मा होगा उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा। समझ में आ गया ना? इसी पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी को मिला करके आप क्या कहते हो? इसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को मिला करके हम कह देते हैं न्यूक्लियस। आ गया समझ में? ठीक, अब यहां पे भी प्लाज्मा है, ठीक है। तो इस प्लाज्मा को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, क्योंकि सेल का प्लाज्मा है तो साइटोप्लाज्मा, ठीक है, या प्रोटोप्लाज्मा भी, क्योंकि यहीं पे लाइफ है। ठीक, अब अगर ये एनिमल सेल है तो यहां क्लोरोप्लास्ट तो होगा नहीं, बट माइटोकॉन्ड्रिया तो होगी, है ना? क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा बट माइटोकॉन्ड्रिया तो होंगे। ये हो गए आपके माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसी तरह से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े होंगे।
ठीक। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये कई बार दो तरह के होते हैं, कई बार क्या मैक्सिमम दो तरह के होते ही हैं। एक इस तरह से डॉट 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 खुरदरे सरफेस वाला है ना, और एक नॉर्मल। तो जो नॉर्मल वाला है इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो ये खुरदरे सरफेस वाला है इसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे जो खुरदुरा वाला हिस्सा होता है, ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये है राइबोसोम। राइबोसोम, ठीक है बेटा। अब बाहर भी राइबोसोम होते हैं बहुत सारे, ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, है ना, इस तरह से अलग से। तो अलग से भी हो सकते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी हो सकते हैं, तो राइबोसोम हो गए। इसी तरह से यहाँ पे छोटे छोटे डाइजेस्टिव एंजाइम के पैकेट्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम लाइसोसोम भी कहते हैं, लाइसोसोम भी कहते हैं। और इसमें कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, है ना, स्केलेटल फाइबर्स, फाइबर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। क्योंकि ये एक क्या बोलते हैं एनिमल सेल है, तो यहाँ पे आपको सेंट्रियोल भी बाहर